भारतवर्ष को विकसित करना है और 2035 तक इस भारत को सुरक्षा के लिहाज सुरक्षा चक्रव्यूह में इसको घेरना है कि किसी की भी नज़र हमारे देश पर, कोई भी पड़ोसी देश नज़र उठा के ना देखे। प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को लोग कैसे मानते हैं, ये जानने के लिए आज हम आए हैं इंडिया गेट। तो सर, मेरा आपसे सवाल है, आप प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को कैसे देखते हैं? आज का माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत ही अच्छा था। विकसित भारत की ओर कैसे जानी है, उन्होंने ये बात कही। मैं आज 15 अगस्त 2025 को सर्वप्रथम तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। मैं सलाम करना चाहूँगा, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलवाई। साथ ही उन्होंने एक नींव रखा कि आने वाला दिन हमारा देश भारत एक बड़े लोकतंत्र के रूप में किस तरह से खड़े हो, और आज हम 2025 में खड़े हैं। जहाँ तक बात रही आज की प्रधानमंत्री जी की भाषण की, तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कुछ बिंदुओं को लेकर के। सबसे पहले, चूँकि लोकतंत्र की अपनी एक गरिमा होती है और वह है एकता एवं सौहार्द। तो सबसे पहले पूरे देश में कुछ चीज़ें, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, जो पिछले कुछ महीनों से कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, उससे मैं आहत हूँ। अगर उसका मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम आता है जो मणिपुर की हिंसा घटनाएं थी। 2 प्रजातियों में जिस तरह से हिंसा हुई, यहाँ तक कि नग्न अवस्था में औरतों को रोड पर दौड़ाया गया, आगजनी कर एक दूसरे की हत्या की गई, ये बिल्कुल हमारा भारत का छवि को धूमिल कर रहा है। दूसरा तरफ मैं आना चाहूँगा, अप्रैल महीना में जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना थी, वहाँ पे हिंदू को टारगेट करके जिस तरह से कुछ लोगों ने हत्याएं की, पिता पुत्र को घर में घुस करके मारा, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अप्रैल महीना में ही 22 अप्रैल को, चूँकि सबके संज्ञान में है, 22 अप्रैल को जो अपना पहलगाम का घटना हुआ, उसकी तो पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है। खास करके हम सभी आज भी आक्रोशित हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये उग्रवादी का एक मंशा, और खास करके जो जाति और जो धर्म पूछ करके उन्होंने एक पत्नी के सामने पति का, पुत्र एवं पुत्री के सामने पिता का जो हत्या किया, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, कम है। ठीक है, उसका जवाब हम लोगों ने दिया, ऑपरेशन सिंदूर से हम लोगों ने दिया। इसका मैं आदर करता हूँ। लेकिन और मैं दूसरी ओर जाना चाहूँगा, काफ़ी आहत कर देता है हमें आज जो भाषा को लेकर के लगभग पूरा देश हिंदी भाषा को लेकर के जो ये 2 पक्ष व्यवहार किया जा रहा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कुछ दिन पहले जो देख रहा था आपका, सबसे पहले महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को जो चुन करके उन्हें प्रताड़ना की जा रही है। और तो और एक महिला, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, और तो और एक महिला को थप्पड़ मारा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रही थी। ये बिल्कुल गलत है। एक दुकानदार को उसके दुकान में घुस करके मारा गया, क्यों? क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। तो जब हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो ये तो सदियों से हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो महाराष्ट्र में, अच्छा, ये बड़ी विडंबना की बात है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आदर करता हूँ फडणवीस जी का भी, उनको यहाँ पे डायरेक्ट हस्तक्षेप करनी चाहिए थी, और उन्होंने उठाया है, बाद में कार्रवाई की है। अच्छा है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन बाद में किया सोचने वाली बात है। खास करके जितने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड इवेन से आते हैं, वो लोग लगभग पूरे हिंदी ही बोलते हैं। तो क्या उन्हें अन्य राज्य में कार्य करने के लिए, अन्य राज्य में व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि हमें हमारा
जो संविधान है वो काफ़ी मजबूत करता है, ताकि हिंदी हम बोल सके, पढ़ सके। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक बात कही थी, एक नारा उन्होंने लगाया था कि हमें हिंदी बोलना है, हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ाना है। आज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, मैं व्यवसाय पर्पज से ही, चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं बिजनेस पर्पज से ही साउथ के बहुत सारा स्टेट्स में घूमते रहता हूँ। वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि बोर्ड पे चाहे तो साउथ इंडियन में लिखा होता है या फिर इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी नगण्य रहता है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी से, चूँकि वो लगभग एक कानून पास करके, चूँकि हमारा जब हिंदी राष्ट्रभाषा है तो सारा बोर्ड पे इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा, राज्य स्तरीय भाषा के साथ साथ एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी वर्णित हो, ये मेरी आग्रह है आपके माध्यम से। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब संविधान हिंदी में है, हमारे पूरे कानून की किताब हिंदी में है, हमारे सरकारी काम सब हिंदी में होता है, तो जो रोड मैप दिखाने के लिए, रोडों में रास्ता दिखाने के लिए जो हमारे जिस तरह जो बोर्ड लगे होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिंदी में भी लिखा होना चाहिए, ताकि बड़ी आसानी से आदमी एड्रेस देके अपनी जगह जा सके। एक ही जा सके। दूसरा चीज़ मैं जो अपना फील किया हूँ, क्योंकि मैं बताया कि मैं व्यवसाय पर्पज से अलग अलग राज्य स्तर में जाते रहता हूँ, तो मैं आपका आसाम गया, मेघालय गया, चेन्नई गया, जितना उधर कंट्रीज में जाता हूँ, दैट इज स्टेट में जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि हिंदी बोलने वालों को बड़ी हीन भावना से देखी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज एक कानून पास करके हमें सब राज्य स्तर तक ये दर्जा देनी चाहिए कि नहीं, हिंदी का भी उतना ही महत्व है जहाँ तक कि आपका इंग्लिश का है या राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश का। तो बाद में है सर, राष्ट्रीय भाषा तो हमारी हिंदी है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर स्वतंत्रता का क्या मतलब? आज हम मना रहे हैं 79 ईयर्स, हम मना रहे हैं स्वतंत्र को, तो आज जो हमारे पूर्वज जो इतनी कुर्बानियां देकर के हमें स्वतंत्र बना करके 1947 में चले गए, आज दो तीन चीज मुझे बहुत ज्यादा हाथ करती है। एक कि अभी भी ये जो अलग अलग भिन्न भाषाओं की बात आती है, अलग अलग धर्म के लोग की बात आती है, अलग अलग जातियों की बात आती है, जहाँ तक मेरा मानना है आपका जो राजनीतिक होता है पूरे भारत में जातीय स्तर पर होता है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जातीय स्तर पर कभी भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जी सर, इसमें क्या है, जातीय स्तर पे लाके लोग जातियों में बांट देते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि जात सिर्फ हम एक ही समय देखें। अगर मैं अपनी या हम सभी अपनी बहन का शादी करने जा रहे हो, अपनी भतीजी का शादी करने जा रहे हो, अपनी बेटियों का शादी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जात देखें। लेकिन जब देश की बात आती है, चूंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, तो जहाँ तक मतदान की बात हो, वोट की बात हो, चाहे वोट हम मांगने जाएं, चाहे वोट हम देने जाएं, तो कभी अपना जात पात को ना देखें, विकास के आधार पे देखें, हम देश को प्रथम मान के चले और इस देश की तरक्की के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें, विकास को कैसे मजबूत करें इसके लिए वोट मांगे, यानी हम जात पात पे वोट नहीं मांगे, बिल्कुल नहीं। आखिरी आपका सवाल क्या है, संक्षिप्त में बता दीजिए प्रधानमंत्री जी के लिए। अब मैं चूंकि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली यहाँ से हूँ, आज लाल किला भी गया था और अब इंडिया गेट से भी हूँ, अभी मैं इंडिया गेट से भी हूँ, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से इनका नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, तो वो सामंजस्य लाएं। काफ़ी अच्छा उनका प्रयास है इस पहल पे। पिछले 11 साल से उन्होंने, क्योंकि देश मेरा काफ़ी पीछे था, तो अगर उस संबंधित बात किया जाए तो बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे स्टेप्स है। क्योंकि मेरा देश इतना पीछे था कि कभी भी कोई चीज़ अगर माइनस में होता है तो वहाँ से सबसे पहले प्लस में आ जाता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो संबंधित मोदी जी काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो आपका मोदी जी का जो ये कार्यकाल है, जो इनका तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके, तो देश को वो कैसे आगे उन्होंने बढ़ाया है, उस चीज़ को आप कैसे देखना चाहते हैं? इसमें एक चीज़ तो मैं मेरे जहन में अचानक कभी ध्यान करना चाहूँगा। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की जी, तो आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा, ट्रम्प, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी इनको अपने आवास पे बुलाए, आवास पे बुला करके वो कुछ अपना टर्म्स कंडीशन पे वार्तालाप करना चाह रहे थे। आपको ध्यान में होगा तो अपना वार्तालाप करना चाह रहे थे, लेकिन मानना पड़ेगा वो व्यक्ति को
जेलेंस्की जी को मैं आज सैल्यूट करना चाहता हूँ, मानना, उनको सैल्यूट इसलिए मैं करना चाहता हूँ, मानना पड़ेगा वो व्यक्ति को कि व्हाइट हाउस में बैठे हुए, ट्रम्प जी के सामने बैठे हुए, उन्हें थोड़ा सा भी सिकन या डर नहीं हुआ कि मुझे बंदी बनाया जा सकता है, मुझे फांसी की सूली पे चढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो ट्रम्प का कोई बात में नहीं आया, कोई कंडीशन को नहीं माना। राष्ट्रपति के सामने, उपराष्ट्रपति के सामने वो बिना शर्त माने वहां से निकल गए। ऐसा ही रुख अपनाना पड़ेगा मोदी जी को भी। हालांकि आज जो अमेरिका का ये 50% टैरिफ की बात है, मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा मोदी जी का, जो उन्होंने डट करके सामना किया। विपक्ष का भी इसमें साथ मिल रहा है। तो आज ये और रूस से अपनी दोस्ती